हेलो एवरीवन। डेट है आज की अक्टूबर 9। आज हम इस वीडियो में कंप्लीट द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे विद न्यूज़पेपर एज वेल एज एडिटोरियल। तो एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले कल जो हमने डिस्कस किया था उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेते हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं इनके आंसर्स आपको वीडियो के लास्ट में दे दिए जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मोस्ट एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स प्रत्यूष एंड मेहर। ये कल डिस्कस किया था एडिटोरियल में। प्रत्यूष एंड मेहर के बारे में है ये। दे आर टू ऑफ द फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर्स बिल्ट फॉर वेदर फोरकास्टिंग इन इंडिया। सेकेंड, दे आर इंडिजिनसली डेवलप्ड एडवांस डॉपलर वेदर रडार्स। They are anti-submarine warfare system developed by DRDO laboratories. And fourth option is they are both indigenously built medium-range air-to-air missile. Now, second question: consider the following statement with respect to the Central Zoo Authority. तो जो Central Zoo Authority, first option is a statutory body under the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. Second option, it is chaired by the Prime Minister of India and has 10 members and a member secretary. अब अपन को बताना है which of the above statement is are correct. Only one, only two, both, one and two, neither one nor two. अगर आपको आंसर पता है तो टाइप करें उसमें कमेंट बॉक्स में। नाउ फर्स्ट न्यूज़ इज Q2 रिकॉर्ड्स। Q2 मीन्स जो सेकेंड क्वार्टर, जो इंडियन जो सिस्टम है उसमें 4 क्वार्टर्स होते हैं। जो फर्स्ट क्वार्टर स्टार्ट होता है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई। अप्रैल, मई, जून। 1 क्वार्टर में 3 मंथ्स होते हैं, तो ये 30 जून तक है। देन जुलाई, अगस्त, सितंबर, देन जुलाई टू सितंबर, देन अक्टूबर, नवंबर, देन दिसंबर, देन जनवरी, फरवरी, जनवरी टू मार्च, लास्ट क्वार्टर। सो देयर आर 4 क्वार्टर्स। सो हेयर इज अ रिपोर्ट विच सेज दैट कि जो Q2 का जो रिकॉर्ड है वो Q2 मतलब क्वार्टर 2 का जो रिकॉर्ड है वो 107% सर्ज है उसमें फ्रेश इन्वेस्टमेंट में। मतलब इन्वेस्टमेंट का इन्फ्लोज बहुत ज़्यादा हुआ है लास्ट ईयर से। 2219 जो हैं न्यू प्रोजेक्ट्स स्टार्ट हुए हैं और इन्वेस्टमेंट उसकी वजह से 2,19,000 करोड़ का आया है। अब यहाँ पे ये स्टेट्स के बारे में दिया हुआ है कि कौन कौन स्टेट्स में कितना परफॉर्म किया है। छत्तीसगढ़ में 114 प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए हैं, तमिलनाडु में 132 प्रोजेक्ट, कर्नाटका, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश एंड ऑल इंडिया ये टोटल इतना है। और ये इतना टोटल ये प्रोजेक्ट्स जो हैं वो स्टार्ट हुए थे। हालांकि Q1 में जो लॉकडाउन के बेसिस पे जो इकोनॉमी है उसमें कॉन्ट्रैक्शन आया था 23.9%, बट ये स्टिल एक गुड न्यूज़ अपन कह सकते हैं। देन 3 चैनल्स इन TRP रैकेट सेज पुलिस। जो मुंबई पुलिस है उसका कहना है कि जो 3 चैनल्स हैं, चैनल के नाम अपने लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, अपने लिए इम्पोर्टेंट है TRP क्या है, TRP कैसे कैलकुलेट की जाती है, TRP कौन मॉनिटर करता है, TRP को मॉनिटर करने वाली संस्था को कौन मॉनिटर करता है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर वो आती है, कौन सी संस्था के अंडर वो आती है, अपना कंसर्न ये है। तो यहाँ पे जो TRP कैलकुलेट की जाती है वो की जाती है BARC, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अंडर द इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के अंडर वर्क करती है और टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंडर में वर्क करती है। ठीक है, इसमें एक नेक्स्ट पीस ऑफ आर्टिकल दिया हुआ है हमको, तो उस आर्टिकल में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि TRP क्या है और कैसे कैलकुलेट होती है। तो दैट वी विल सी देयर, बट फर्स्टली लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट BARC एंड TRAI ऑन द बेसिस ऑफ नोट्स। तो जो नोट्स हैं वो आप ये टेलीग्राम जो चैनल है उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। नाउ सबसे फर्स्ट जो है ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल ऑफ इंडिया,
इट इज़ अ कोलैबोरेटिव इंडस्ट्री कंपनी, मतलब कंपनीज़ ने आपस में कोलैबोरेट करके ये इसको बनाया है 2010 में। और इसके जो सारे के सारे जो स्टेक होल्डर हैं, मतलब जिनने इसको फंड किया है, वो ब्रॉडकास्टर्स हो सकते हैं, उसमें एडवर्टाइजर्स, एडवर्टाइजिंग एंड मीडिया एजेंसीज़ हैं। तो जो वार्क है वो एज़ पर द गाइडेंस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग बनी हुई है। और बार्क के जो मालिक हैं, मींस जो प्रमोटर्स हैं, वो है ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन, इंडियन सोसाइटी ऑफ एडवर्टाइजर, एडवर्टाइजिंग एजेंसी एसोसिएशन ऑफ इंडिया। अब बार्क इंडिया हैज़ evolved ट्रांसपेरेंट, एक्यूरेट एंड इंक्लूसिव टीवी ऑडियंस मेजरमेंट सिस्टम। इन्होंने टीवी ऑडियंस का मेजरमेंट सिस्टम बनाया है और बहुत ही वो रोबस्ट है, फ्यूचर रेडी टेक्नोलॉजी के बेसिस पे है, जिससे कि ये ऑडियंस का मेज़रमेंट करते हैं कि ऑडियंस कितने टाइम तक कौन सा चैनल देख रही है। उसके बेसिस पे जो चैनल्स हैं उनका जो एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू है, जो कंपनीज उनको एडवर्टाइजमेंट देती हैं, वो डिसाइड होता है। नेक्स्ट वन इज़ TRAI। TRAI इज़ द टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसको एक सूटेबल जो है वो एनवायरनमेंट के लिए टेलीकॉम इंडस्ट्री में, टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री में, जिससे कि ये ग्लोबली जो इंडियन टेलीकॉम सेक्टर है वो रिकॉग्नाइज किया जा सके, उसके बेसिस पे ये बनाई गई थी। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी वो होती है जो कोई एक्ट के बेसिस पे बनाई जाती है, एंड ये रेगुलेट करती है इंडिया में टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर। अब ट्राई का स्ट्रक्चर है। ट्राई के पास एक चेयरमैन के साथ साथ 2 फुल टाइम मेंबर्स भी होंगे और 2 पार्ट टाइम मेंबर होंगे, 2 से ज़्यादा नहीं, और सारे के सारे सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। अब जो मेंबर्स हैं उनके पास स्पेशल प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए टेलीकॉम का, इंडस्ट्री, फाइनेंस, अकाउंटेबिलिटी, लॉ, मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर अफेयर्स। ओनली दोज सीनियर एंड रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर्स कैन बी अपॉइंटेड एज मेंबर्स हु हैज सर्व्ड फॉर एटलीस्ट 3 years एज अ सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी और यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट। तो ये इसके कुछ क्रेडेंशियल्स हैं जिसके बेसिस पे नियुक्ति की जाती है। देन हेयर यू कैन सी इन द पिक्चर, इन पिक्चर में बताएं इंडियन एयरफोर्स का जो कंटेंजेंट है वो C-17 ग्लोब मास्टर के सामने जो है वो मार्च कर रहा है ड्यूरिंग 88th एयरफोर्स डे सेलिब्रेशन एट द हिंडन एयरबेस इन उत्तर प्रदेश। तो इंडिया की जो एयरफोर्स है वो कब फंड हुई, उसके क्या फंक्शन है, कहाँ कहाँ पे वर्क करती है, ये नोट्स के बेसिस पे देख लेते हैं। तो इंडियन एयरफोर्स जो है, भारतीय वायुसेना, वो एक आर्म है इंडियन आर्म फोर्सेस की, जो कि ना 8 अक्टूबर 1932 को इस्टेब्लिश की गई थी। इट इज़ इस्टेब्लिश एज एन ऑक्सिलरी एयरफोर्स। ऑक्सिलरी मीन्स होता है सपोर्टिंग एयरफोर्स एट द रॉयल एयरफोर्स ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन की एयरफोर्स को सपोर्ट करने के लिए इसकी इस्टेब्लिशमेंट की गई थी। और फिर द इंडियन एयरफोर्स एक्ट 1932 रिमूव्ड इट्स ऑक्सिलरी स्टेटस, मतलब वो खुद सेल्फ फंक्शनिंग स्टेटस में आ गई, उसके बाद उसका ऑक्सिलरी स्टेटस हटा दिया गया। ऑन अप्रैल 1933 द फर्स्ट स्क्वाड्रन मीन्स ग्रुप ऑफ इंडियन एयरफोर्स नंबर 1 स्क्वाड्रन वॉज कमीशन विथ 4 बेस्टलैंड बैपैती बाईप्लेन्स एंड 5 पायलट्स। और जो सारे पायलट्स थे वो इंडियंस थे और उनको कमांड कर रहे थे ब्रिटिश RAF कमांडिंग ऑफिसर फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिरिल बचर। और फिर वो बाद में एयर वाइस मार्शल भी बने। फिर सबसे पहला जो स्क्वाड्रन है वो अर्जुन सिंह ने लीड किया, फिर वो मार्शल ऑफ इंडियन एयर फोर्स बने। अब मार्च 1945 में जो एक्नॉलेजिंग AIF अचीवमेंट, AIF के जो अचीवमेंट थे, उनका जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कंट्रीब्यूशन था, उसको ऑनर दिया गया। वेस्टोबल द टाइटल ऑफ रॉयल ऑन इट्स टाइटल बाय ब्रिटिश मोनार्क किंग जॉर्ज VI ऑन बिकमिंग अ रिपब्लिक इन 1950। द प्रीफिक्स रॉयल वॉज ड्रॉप्ड और इसके बेसिस पे जो रॉयल प्रीफिक्स है वो हटा दिया गया। फिर 1950 में रॉयल इंडियन एयरफोर्स बिकेम इंडियन एयरफोर्स। अब जो IAF है उसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। एनेक्सेशन ऑफ गोवा फ्रॉम पोर्चुगल, UN के ऑपरेशन जो भी होते हैं उसमें वर्ल्ड वाइड उसने बहुत हेल्प की है। और जो भी पाकिस्तान से अपने वॉर हुए उसके बेसिस पे, और इंडियन जो पीस कीपिंग फोर्स श्रीलंका में थी
वहाँ पे जो एथनिक वायलेंस हो रहे थे उसके बेसिस पे भी हेल्प की है। 1971 जो वॉर हुआ था पाकिस्तान, ईस्टर्न पाकिस्तान, जिससे बांग्लादेश लिबरेट हुआ था, तो जो आईएएफ है उसको हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड मिला था, परमवीर चक्र, जो पोस्टहुमसली मतलब होता है मृत्यु उपरांत जो है वो फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल जीत सिंह सकान को दिया गया। आप ये एक्सेस कर सकते हैं सारे के सारे नोट्स। आपको सिर्फ करना ये है कि टेलीग्राम के चैनल की जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है उस पर क्लिक करना है, तो आप डायरेक्टली रीडायरेक्ट हो जाएंगे टेलीग्राम पे, फिर वहाँ से आप ये सारे नोट्स एक्सेस कर सकते हैं। देन नेक्स्ट न्यूज़ इज़ इन्फेक्शन स्प्रेडिंग फ्रॉम ऑफिस टू फैमिली। मीन्स यहाँ पे एनसीडीसी, नेशनल कमीशन ऑफ डिसीज़ कंट्रोल का कहना है कि जो इन्फेक्शन है वो फैमिलीज़ में फैल रहा है अब ऑफिस से। तो उसके बेसिस पे अब कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग जो है वो दिल्ली में बहुत ज़्यादा लिमिटेड है पहले से ही, और इसको थोड़ा और बढ़ाने की ज़रूरत है। अपने लिए इम्पॉर्टेंट है एनसीडीसी और उसके वर्क, उसका फॉर्मेशन। नेशनल सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल एनसीडीसी जो है वो फॉर्मली उसको बोला जाता था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज़, और उसका ओरिजिन है सेंट्रल मलेरिया ब्यूरो, और ये कसौली जो हिमाचल प्रदेश में है वहाँ पे इसको बनाया गया था। NICD was transformed into a national center for disease control with the larger mandate of controlling emerging and re-emerging diseases in 2009. Its function as a nodal agency in the country for disease surveillance facilities, prevention and control of communicable diseases. अब इसके जो मेजर फंक्शन है, इन्वेस्टिगेट करती है डिसीज़ आउटब्रेक में ऑल ओवर द कंट्री, और रेफरल डायग्नोस्टिक सर्विसेज, जो डायग्नोस्टिक सर्विसेज कोई इंडिविजुअल पर्सन है उसको कोई बीमारी है तो उसके बेसिस पे जो उसको डायग्नोसिस करना है उसको रेफ़र करती है कम्युनिटी मेडिकल कॉलेजेस में। जनरेशन एंड डेसिमेशन ऑफ नॉलेज इन वेरियस एरियाज, एपिडर्मोलॉजी, सर्वेलेंस, लेबोरेटरी एक्सेट्रा। तो इसके बेसिस पे ये वर्क करती है और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। देन नेक्स्ट इज सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है कि रूल हैज़ बीन फॉर्म्ड टू टैकल फेक न्यूज़ ऑन सोशल मीडिया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना जो एफिडेविट दिया है वो दिल्ली हाई कोर्ट को दिया और उसके बेसिस से बोला है कि MeitY जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उन्होंने एफिडेविट फाइल किया दिल्ली हाई कोर्ट में और बोला है कि जो भी अनलॉफुल कंटेंट है सोशल मीडिया पे, जैसे कि फेसबुक, गूगल, ट्विटर, वो रिमूव किया जा सकता है अगर कोर्ट एक ऑर्डर दे दे, या फिर गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन दे दे, या फिर कंपनी के जो ग्रीवेंस ऑफिसर्स हैं उन तक जो भी ग्रीवेंस है वो पहुंच जाए तो ग्रीवेंस रीएड्रेस हो जाएगी। अब जो सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है वो आपने देखा होगा रिसेंटली बहुत सारी जो है लोगों के बीच में एनॉयमिटी क्रिएट करने का काम कर रहे हैं, चाहे वो रिलीजियस ग्रुप हो, कास्टिस्ट ग्रुप हो। तो उसके बेसिस पे सोशल मीडिया में फ़ेक न्यूज़ को मॉनिटर करना बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये एक तरह से एक हैवन बन चुके हैं हेट स्पीच फैलाने वालों के लिए, ठीक है। और इसमें कोई अभी अपने करंट जो लॉ है उसमें कोई मैकेनिज़्म भी नहीं है कि वो जस्टिस दिला सके। देन फार्मर्स कॉल फॉर प्रोटेस्ट ऑन November 3 ओवर 3 एक्ट्स। पिछले 1 वीक से अप्रॉक्सीमेटली वी आर डिस्कसिंग दीज 3 फार्म लॉज टुडे एज वेल। वी विल डिस्कस ऑल द 3 फार्म बिल्स। जो 3 फार्म बिल्स हैं गवर्नमेंट पहले ऑर्डिनेंस के बेसिस पे लेके आई थी, फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने जैसे ही लोकसभा और राज्यसभा का जो सेशन है वो स्टार्ट हुआ, मॉनसून सेशन इस बार लेट हो गया था, तो उस सेशन के बेसिस पे गवर्नमेंट ने जो 3 बिल्स हैं, फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स, द फार्मर्स एग्रीमेंट एंड प्राइस एश्योरेंस एंड एसेंशियल कमोडिटीज़ बिल, ये पास कर दिए। अब जो सबसे पहला जो बिल है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन, उसमें प्रोविज़न है कि जो भी फार्मर्स पहले जो अपना जो भी चीज़ें बेचते थे वो मंडी में बेचते थे, अब वो मंडी के बाहर भी जाके अपनी जो भी प्रोड्यूस है वो सेल आउट कर सकते हैं किसी भी ट्रेडर को। जो अब उनसे इससे इनको फ़ायदा ये होगा कि वो इंटर स्टेट जो बैरियर है कहीं पे भी दूसरे स्टेट में उनको ज़्यादा प्राइस मिल रहा है, देन फार्मर्स आर ईजीली दे कैन मूव देयर क्रॉप। अब वो अलग इशू है कि उससे ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बढ़ जाएगा ये वो, लेकिन
उससे उनको बेटर प्राइस मिलेगी। और इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग हो सकती है, वो अपना जो भी उनका जो प्रोड्यूस है अगर उसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है तो वो फिर उसको इलेक्ट्रॉनिकली भी सेल कर सकते हैं दूसरी जगह। स्टेट गवर्नमेंट जो है अब इस एक्ट के बेसिस पे वो कोई भी मार्केट फ़ी जो है लेवी जो है ट्रेड जो बाहर हो रहा है मंडी के वहाँ पे नहीं लगा सकती। अब नेक्स्ट जो है फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज ऑर्डिनेंस। ये क्या है? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से रिलेटेड है ये। इसमें जो है कि एग्रीमेंट हो जाएगा, एग्रीमेंट के बेसिस पे सेल और परचेस होगी फार्म प्रोड्यूस की, और म्यूचुअली एग्रीड जो प्राइस रहेगी दोनों जो फार्मर है और जो ट्रेडर है उनके बीच में जो एग्रीड प्राइस रहेगी उसके बेसिस पे जो फार्मर्स है वो फसल उगाएगा और वो ट्रेडर को डायरेक्टली सेल आउट कर देगा जो कि प्री डिसाइडेड रहेगा। तो इससे फार्मर्स जो हैं वो प्रोटेक्ट और एम्पावर होंगे। देन रिटर्न एग्रीमेंट रहेगा तो जिससे कि प्रोडक्शन के पहले ही क्रॉप को रेयर करने से पहले ही रिटर्न एग्रीमेंट हो जाएगा। तो इसके बेसिस पे फार्मर्स को जो भी प्रोड्यूस करना है चीज़ें उसके लिए पैसे भी मिल सकते हैं, साथ में इन सप्लाई क्वालिटी ग्रेड स्टैंडर्ड्स एंड प्राइस जो है वो फिक्स हो जाएगी। अब नेक्स्ट है एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट। जो एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट है उसमें जो सीरियल पल्सेस ऑयल सीड एडेबल ऑयल पोटैटोज़ जो हैं उस एसेंशियल कमोडिटीज़ की लिस्ट से हटा दी। इसका मीनिंग ये कि पहले गवर्नमेंट जो है वो एक रिस्ट्रिक्शन लगाती थी अपने टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन के बेसिस पे कि आपको इतने आलू स्टोर करना है वेयर हाउस में, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते, या इतने आपको रखने हैं, उससे ज़्यादा हैं तो इन्फॉर्म करो। ये सारे जो रिस्ट्रिक्शन है वो हटा दिए हैं। ये डीरेगुलेट कर दिया है प्रोडक्शन को, स्टोरेज को, एज वेल एज मूवमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज फूड कमोडिटीज़। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनने अलाउ किया है सिर्फ रेगुलेशन कब होगा इन चीज़ों का, इन टाइम ऑफ वार, फेमाइन, नेचुरल कैलामिटी, या फिर एक्स्ट्रॉर्बिटेंट जब प्राइस राइज होगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किसी चीज़ का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब प्राइस कितना बढ़ जाएगा तब वो स्टॉक लिमिट लगाएंगे। अगर कोई नॉर्मल हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस है जैसे कि कोई भी सब्जी वगैरह है, कोई वेजिटेबल है, कोई फ्रूट है, तो उसकी प्राइस अगर 100% बढ़ जाती है, लेट सपोज 100 रुपीज़ पर केजी था वो 200 रुपीज़ पर केजी हो गया, तो गवर्नमेंट फिर जो है स्टॉक लिमिट लगा सकती है। और 50% जो है नॉन पेरिसेबल गुड्स जैसे कि वीट वगैरह में। अब ये जो बिल है वो अपोज किए जा रहे हैं बिकॉज ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो है उसकी स्पिरिट के अगेंस्ट है, ऐसा डेजिग्नेट किया जा रहा है। वाई दे आर अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म? बिकॉज जो एग्रीकल्चर है वो और मार्केट है वो स्टेट सब्जेक्ट हैं अंडर एंट्री 14 एंड 28। अब लिस्ट 2 जो कि स्टेट लिस्ट है, बट सेंट्रल गवर्नमेंट ने डायरेक्टली इन जो सब्जेक्ट्स हैं इन पे लॉ बना दिए, तो ये स्टेट्स के फंक्शन पे एनक्रोचमेंट है। तो ये आप क्रिटिसाइज़ करने का एक पॉइंट आप याद रख सकते हैं। देन प्रोविज़न जो है वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के अगेंस्ट है जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। देन सेंटर जो है इस पे जस्टिफिकेशन ये दे रहा है कि सेंटर ने जो ये लॉ बनाया है वो कॉन्करेंट लिस्ट की एंट्री नंबर 33 के बेसिस पे बनाया है, और जो इसको ये कॉन्स्टिट्यूशनल सिक्योरिटी देता है ये लॉ बनाने का। अब क्रिटिक्स ये भी आर्ग्यू करते हैं कि जो APMCs मार्केट आ जाने की वजह से जो MSP रिजीम है, तो ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो गवर्नमेंट जो है वो एंड कर देगी। तो इसके बेसिस पे भी उनका कंसर्न है। अब गवर्नमेंट का कहना है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, कि उन्होंने जो भी 3 लॉज में से जो 2 लॉ ऊपर के जो फार्म से रिलेटेड है उसमें कहीं भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस का ना जिक्र किया है ना ही मिनिमम सपोर्ट प्राइस पहले से। और मिनिमम सपोर्ट प्राइस के पीछे कोई भी लेजिस्लेटिव बैकिंग नहीं है, वो एक पॉपुलिस्ट मेज़र की तरह है जो गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था। जब ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था तब से गवर्नमेंट जो है पॉपुलिस्ट मेज़र की तरह, जिससे फार्मर्स जो हैं वो एम्पावर रहें अपनी जो क्रॉप है उसको उगाने के लिए, उसके बेसिस पे किया था। ठीक है, तो आप ये नोट्स एक्सेस कर सकते हैं टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करके। देन नेक्स्ट वन इज़, यहाँ पे ये अपने लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। देन हाई कोर्ट पोजर टू राजस्थान गवर्नमेंट ऑन एडिशनल सेंटर फूड एड। अब कुछ जो लॉ स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अपनी एक PIL जो है राजस्थान हाई कोर्ट में डाली कि बहुत सारे जो वल्नरेबल सेक्शन हैं सोसाइटीज़ के, या जो
डाउन ट्रोडन पीपल हैं, पुअर पीपल हैं, उनको जो है फूड जो है अवेलेबल नहीं करा पा रही है गवर्नमेंट राजस्थान की। तो हाई कोर्ट ने पूछा है राजस्थान गवर्नमेंट से कि आप नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के बेसिस पे क्या कर रहे हैं। तो देख लेते हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है वो आपका जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट स्कीम्स के अंडर आ जाएगा। जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है वो इंट्रोड्यूस किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2013 में। इसमें जो रिस्पॉन्स प्रोविज़न है कि सब्सिडाइज फूड ग्रेन जो है पॉपुलेशन को प्रोवाइड करना है, जैसे कि स्कीम है मिड डे मील स्कीम है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है और इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज हैं, वो इंक्लूड की गई इस एक्ट में। और ये जो एक्ट है वो हर एक स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ में इम्प्लीमेंट किया जाएगा और इसमें स्टेट वाइड जो कवरेज है वो नीति आयोग ने डिसाइड की है ऑन द बेसिस ऑफ हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे ऑफ NSSO। अब ये जो एक्ट है उसमें लीगली 75%, क्योंकि ऊपर 3 स्कीम दी थी, मिड डे मील और PDS सिस्टम एंड ICDS, तो उसके बेसिस पे अप्रॉक्सीमेटली 75% ऑफ रूरल पॉपुलेशन एंड 50% अर्बन पॉपुलेशन कवर हो जाती है। टारगेट एक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बेसिस पे 2/3 ऑफ पॉपुलेशन देयरफॉर कवर्ड अंडर द एक्ट टू रिसीव हाईली सब्सिडाइज फूड ग्रेन। देन नेक्स्ट न्यूज़ अपन ने एक न्यूज़ छोड़ दी है इधर पे। हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। नागालैंड गवर्नमेंट कॉल्स कंसल्टेटिव मीटिंग ऑन पीस प्रोसेस। तो आखिर ये इशू क्या है, नागालैंड के बारे में क्या इशू है, इसको डिटेल में अपन समझ लेते हैं कि नागालैंड का आखिर क्या इशू है। स्टार्टिंग से ही आखिर नागा क्राइसिस क्या है, नागा इशू क्या है। तो जो ओरिजिन होता है इसका, जो एनेक्सेशन ऑफ आसाम ब्रिटिशर्स कर लेते हैं 1826 में, और फिर वो फर्दर 1881 में जो है वो आसाम और नागा हिल्स जो है वो ब्रिटिश इंडिया का पार्ट बन जाता है। अब 1918 में फॉर्मेशन होता है नागा क्लब का, फर्स्ट साइन ऑफ रेजिस्टेंस स्टार्ट हो जाता है। देन 1929 में अगर वो नागा क्लब उन्होंने बना लिया तो इससे क्या करेंगे वो, दे विल स्टार्ट टू रजिस्ट। देन 1929 में नागा क्लब told Simon Commission that leave them alone for their determination as ancient times। then उसके बाद नागा नेशनल काउंसिल बनती है 1946 में अंडर द लीडरशिप ऑफ अंगामी जापू फिजो। तो ये जो पर्सन है इन्होंने ही पूरा जो प्रोसेस है वहाँ पे स्टार्ट किया था। देन 1947 में इन्होंने डिक्लेयर कर दिया नागालैंड को इंडिपेंडेंट स्टेट ऑन October 14। ऐसा गवर्नमेंट ने नहीं किया, इन्होंने खुद कर दिया। द NNC रिजॉल्व्ड मीन्स नागा नेशनल काउंसिल रिजॉल्व्ड एस्टेब्लिश अ सोवरेन नागा स्टेट। अब 1951 में NNC कंडक्टेड अ रेफरेंडम। ये गवर्नमेंट ने नहीं कराया था, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से नहीं हुआ था ये रेफरेंडम, उन्होंने खुद करा लिया था अपने बेसिस पे कि 99% जो सपोर्ट है उन्होंने इंडिपेंडेंट नागालैंड की डिमांड की। फिर बिगनिंग ऑफ आर्म मूवमेंट 1952 में जो फिजो हैं उन्होंने अंडरग्राउंड नागा फेडरल गवर्नमेंट बना ली अपनी, वहाँ पे नागा फेडरल आर्मी बना ली। तो उसके बेसिस पे जो टू इस्ट रिस्पॉन्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपनी आर्मी भेजी उनको क्रश करने के लिए। 1958 में आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट वहाँ पे लगा दिया गया। अब जो है पीस एफर्ट स्टार्ट हुए 1947 में। जो आसाम गवर्नर हैं उन्होंने साइन किया था 9 पॉइंट एग्रीमेंट विथ मॉडरेटर्स विच आर ऑलमोस्ट इमीजिएटली रिजेक्टेड बाय फिजो। और वो फिजो जो ऊपर पर्सन का नाम बताया था उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। अब 1963 में जो नागा हिल है जो कि एक आसाम का डिस्ट्रिक्ट है उसको एक स्टेट बना दिया गया बाय ऑल्सो एडिंग दैट द टूजांग ट्रैक्ट वॉज देन अ पार्ट ऑफ द NEFA वो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर अलायंस स्टेट कहते थे। देन 1964 में जो आसाम चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने पीस मिशन बनाया एंड गवर्नमेंट जो NNC है नागा नेशनल काउंसिल, उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया जिससे कि ऑपरेशन वो सितंबर से जो भी कुछ वो कर रहे थे। लेकिन ये जो तीनों हैं वो फिर भी वायलेंस में इंडल्ज हैं। 6 राउंड ऑफ टॉक भी हुई, पीस मिशन अबेंडन कर दिया उन्होंने 1967 में। अब NSCN का फॉर्मेशन हुआ 1975 में। गवर्नमेंट गॉट अ section of NNC leader to sign the Shillong Accord, a section of NNC and
एनएफजी नागा फोर्सेस ग्रुप एग्रीड टू गिव आर्म्स, उन्होंने मतलब बोल दिया कि वो आर्म्स को अब नहीं लेंगे। अब 140 मेंबर्स जो है 1980 में हु वर एट दैट टाइम इन चाइना, उन्होंने जो है शिलोंग एकॉर्ड को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया एंड फॉर्म द नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड। ये जो है ना NSCN, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड। अब इसमें से 2 पर्सन थे जो NSCN जो है वो आइसेक मुबियाक और एक थे कैपलैंग। तो जो कैपलैंग है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट थे, उनका मानना था कि वो वायलेंस से ही सारी चीज़ें ले सकते हैं, तो इसको बैन लगा दिया गया। और फिर ये वाला जो है IM वो आज तक अभी भी चल रही है। अब 1991 में NNC बिगेन अ फेड अवे, द NNC केम इन सीन एज मदर ऑफ ऑल इंसर्जेंसीज इन द रीजन। अब उनकी डिमांड क्या है? उनकी डिमांड है कि ग्रेटर नागालैंड होना चाहिए, जिसमें कि सारे इनहेबिटेटेड एरियाज़ जिसमें भी नागा पीपल रहते हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट में हो, नॉर्थ ईस्ट के आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, वो डिस्ट्रिक्ट भी नागालैंड के पार्ट होना चाहिए। इवन पड़ोस में जो देश है म्यांमार, वहाँ के भी जो प्लेसेस हैं वो भी म्यांमार नागालैंड में मिला के उसको इंडिपेंडेंट टेरिटरी घोषित कर देना चाहिए। अब इन क्लेम्स की वजह से ये जो चारों स्टेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब वो भी चाहते हैं कि ये पीस प्रोसेस तो हो, बट उनकी जो टेरिटरीज़ हैं उनसे ना ली जाएं। अब द नागालैंड असेंबली है, उन्होंने ग्रेटर नागालैंड की जो डिमांड है उसको बहुत बार अपने जो उनकी जो असेंबली है उसमें रखा है। अब NSCN के जिसको मैंने बताया था ये बैन कर दी गई है इसकी वॉयलेंट स्ट्रक्चर की वजह से। उन्होंने इंडिया, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, म्यांमार पैरेलल गवर्नमेंट है, एग्जाइल में चलाती है, ये फंडिंग है, किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ है, और इनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया गया अंडर UAPA। अब जो 2015 में है NSCN के चेयरमैन एब्रोगेटेड द सीज फायर एंड हैज साइंड इन 2001 and sure to oppose the peace accord driven by current prime minister, further details of। अब यहाँ पे जून 1970 में नागा अकबर हैदरी एग्रीमेंट साइन बाय नागा नेशनल गवर्नमेंट गवर्नर ऑफ आसाम। तो द राइट ऑफ नागास टू डेवलप देमसेल्फ अकॉर्डिंग टू द फ्रीली एक्सप्रेस्ड बेसिस रिकॉग्नाइज। गवर्नर ऑफ आसाम जो है उन्होंने एक एजेंट की तरह गवर्नमेंट के वर्क किया और वो स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उनकी 10 ईयर्स के लिए। ये फिर जुलाई में उनका फिर आगे इस तरह से ये आगे बढ़ता रहा। फिर 1964 का जो सीज फायर एग्रीमेंट हुआ, एग्रीमेंट विद इफेक्ट फ्रॉम September 6, 1964 and for a period thereafter for 1 month at present security forces will not undertake jungle operation, raiding of camps of the underground, searching of places, aerial junction arrest, imposition of labor by way of punishment। अब 1975 के जो शिलोंग अकॉर्ड है उसको देख चुके हैं, नागालैंड गवर्नर और अंडरग्राउंड लीडर के बीच में हुआ। फिर नेक्स्ट जो बना है अपना उसके बेसिस पे 2015 में जो इम्पोर्टेंट है, अभी जो करंट का इशू है वो है कि 6 अप्रैल 2015 को जो न्यू नागा पॉलिटिकल ग्रुप है वो फॉर्म हुआ और ऑफिशियली उसको बोलते हैं NSCN रिफॉर्मेशन और NSCNR। द डिसीजन केम आफ्टर मिसअंडरस्टैंडिंग इन NSCN के अरोज ओवर द रीसेंट एब्रोगेशन ऑफ सीज फायर विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो पीपल जिन्होंने बनाया था जो ये फ्रैक्शन वो कंटिन्यू करना चाहते हैं सीज फायर, और उन्होंने ऐसा सोचा है कि जो वायलेंस है वो कभी भी गुड पर्पस को सर्व नहीं कर सकता और नागा पॉलिटिकल प्रॉब्लम जो है वो सिर्फ पीस और नेगोशिएशन के बेसिस पे ही जो है वो ठीक हो सकती है। और जो कैपलॉन्ग है वो had it abrogated because 14 years of ceasefire between NSCN-K and India has become mockery and futile exercise। अब जो प्राइमरी एजेंडा है वो एग्रीमेंट का 2015 में जो हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड NSCN IM के बीच में, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज द यूनिक हिस्ट्री, कल्चर एंड पोजीशन ऑफ द नागाज एंड देयर सेंटिमेंट्स, एस्पिरेशन। अब और NSCN ने भी ये समझ लिया कि जो इंडिया का जो पॉलिटिकल सिस्टम और गवर्नेंस है उसको भी अप्रिसिएट किया। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि द मूव फॉलोज द डेडलॉक इन द नेगोशिएशन बिटवीन द सेंटर एंड द आइसेक मुबियाक फ्रैक्शन ऑफ द नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, जो कि अपने आप को अब चाहती है कि उसको बुलाया जाए नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड। फिर
NSCN जो है उन्होंने अपना जो सीज़ फायर अपन ने नोट्स के बेसिस पे देखा था कि 1997 में जो है कर दिया था, और दूसरे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप ने 2001 में। अब इनकी डिमांड क्या है कि इनको एक द सेंटर हैज़ बीन होल्डिंग अ पीस टॉक सेपरेटली विथ NSCN-IM एंड द नागा नेशनलिस्ट पॉलिटिकल ग्रुप। जो 7 अदर आउटफिट हैं उनका ये ग्रुप है, और इनकी डिमांड है कि इनको एक नागा फ्लैग और साथ में अलग से इनका कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। तो इसमें अलग से इसके बेसिस पे बहुत बड़ा ये कंसर्न है कि कैसे इसको रिजॉल्व किया जाएगा। देन नेक्स्ट डायरेक्टली वी आर कमिंग टूवर्ड्स एडिटोरियल। तो यहाँ पे एडिटोरियल ये डीएनए के बेसिस पे, जो डीएनए की एक CRISPR-Cas टेक्नोलॉजी होती है उसके बेसिस पे नोबेल प्राइज़ दिया गया है। द नेक्स्ट इज़ दिस इज़ ऑन द बेसिस ऑफ CAG, ये आर्टिकल दिया हुआ है। एंड नेक्स्ट जो ये वाला आर्टिकल है वो जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है होती है रिज़र्व बैंक की, उसके बेसिस पे ये आर्टिकल दिया हुआ है। एंड नेक्स्ट वन जो पेटीएम ने अपना मिनी ऐप स्टोर बनाने का बोला है उसके बेसिस पे गूगल के अगेंस्ट ये आर्टिकल है। देन ये वैक्सीन के बेसिस पे है, जो डोनाल्ड ट्रम्प वैक्सीन को बहुत जल्दी USA में लाना चाहते हैं बिफोर द फेज़ 3 ट्रायल जो है उसका फॉलोअप 2 मंथ के बाद कंप्लीट हो जाए, उसके पहले ही वो लाना चाहते, तो उसके बेसिस पे है। सबसे पहले इस आर्टिकल को डिस्कस कर लेते हैं। इस आर्टिकल में दिया हुआ है कि जो जीन एडिटिंग टूल है जो 2012 में बनाया गया था, जिस टेक्नोलॉजी को बोलते हैं कि CRISPR-Cas9 जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी, और ये बहुत ही मतलब गेम चेंजर हो सकती है बायोलॉजी में। बिकॉज़ कोई भी जो बीमारी होती है, कोई स्पेशल टाइप का कोई कैंसर है, उसके बेसिस पे जीन की एडिटिंग करके उसको ठीक किया जा सकता है। और ये जो नोबेल प्राइज़ जो है वो 2 पर्सन को दिया गया, जो प्राइज़ अवॉर्डेड टू एमेनुअल कारपेंटर एंड जेनिफर ए डोडना। और इन्होंने ये जो सिर्फ 8 ईयर्स इनको हुए थे इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किए हुए, और ये तो पक्का था कि इस टेक्नोलॉजी को जिसने भी ईजाद किया उसको नोबेल प्राइज़ तो मिलेगा ही, बट ये इनको अभी मिल गया है। अब इसके बेसिस पे क्या है, जो जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी है उसने जो वास्ट विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है उसको ओपन कर दिया। लास्ट 6 ईयर्स में बहुत सारे साइंटिस्ट ने इस पे वर्क किया है, जो ह्यूमन का जो डीएनए है उसको डिस्क में रख के और उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस ला के कुछ टाइप के जो इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स हैं, डिसीज़ेज़ हैं और सम टाइप ऑफ कैंसर हैं उनको ट्रीट किया जा रहा है। दो इन 2016 जो चाइना है उन्होंने फर्स्ट क्लिनिकल ट्रायल जो है वो लंग कैंसर जो है उसको ख़त्म करने के लिए जो सेल हैं उसको एडिट किया था विद द हेल्प ऑफ जीन एडिटिंग या इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके। अब जो है ये द यूज़ ऑफ टूल हैज़ सो फार बीन लिमिटेड। अब जो इस टूल का जो यूज़ है बहुत ही लिमिटेड टर्म्स में किया जा रहा है एनिमल बॉडीज़ पे अभी। और लास्ट ईयर जो है चाइना ने यूज़ किया था इसको कि मॉडिफाई करने के लिए जो पर्टिकुलर जीन होता है एम्ब्रियो का टू मेक बेबीज़ इम्यून टू HIV इन्फेक्शन। द टूल इज़ बीइंग एक्सटेंसिवली यूज्ड इन एग्रीकल्चर। अब इस टूल का ह्यूमंस के लिए तो यूज़ है जैसे तैसे, बट जो एग्रीकल्चर के लिए इसका यूज़ बहुत ही ज़्यादा है। बिकॉज़ एग्रीकल्चर में अगर जो क्रॉप है, एक प्लांट है या एक सीड है, उसकी जो है वैराइटीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं, प्लांट की यील्ड को इम्प्रूव कर सकते हैं, क्वालिटी, डिसीज़ रेजिस्टेंस, हर्बिसाइड रेजिस्टेंस एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ वाइल्ड स्पीसीज़। तो ये इसमें जो है ह्यूज पोटेंशियल है जीन एडिटिंग में जो कि यूज़ किया जा सकता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट आर्टिकल है अवॉइडेबल अनसर्टेनिटी। ये आर्टिकल है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास प्रॉपर टाइम था, जब उनको 4 साल पहले उन्होंने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में जब जो है 3 इंडिपेंडेंट जो मेंबर्स बनाए थे, तो उन मेंबर्स का जो टर्म है वो एंड हो रहा था, तो उसके बेसिस पे गवर्नमेंट को फिर से जो मेंबर्स हैं वो अपॉइंट करने थे। लेकिन गवर्नमेंट के लेट करने की वजह से जो ये
प्रोसेस है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो मीटिंग होती है वो मीटिंग को डेफर्ड करना पड़ा, डेट आगे बढ़ानी पड़ी, तो इसमें गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऐसा राइटर का कहना है। जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है उसमें रिज़र्व बैंक के गवर्नर होते हैं, 2 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं और फिर 3 जो हैं वो और पर्सन होते हैं, 3 एक्सपर्ट पर्सन होते हैं, जो 6 मेंबर ये पैनल होता है और फिर वो अपना मेजॉरिटी के बेसिस पे डिसीज़न लेते हैं कि क्या करना है। अभी सिचुएशन, राइटर का कहना है यहाँ पे कि अभी सिचुएशन बहुत ही ग्रिम है और गवर्नमेंट को जो अपनी ये इन 3 पर्सन्स की जो गवर्नमेंट ने अभी इतने टाइम बाद जो नियुक्ति की है वो थोड़ा पहले कर देनी चाहिए थी। अब इन्होंने असीमा गोयल जो कि फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज़ में इनका इंटरेस्ट है, देन एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट हैं, एक हैं जयंत आर वर्मा जो कि सेबी के मेंबर हैं और मार्केट स्कॉलर हैं। तो इनका अनडाउटेडली ये मतलब अच्छे पर्सन की उन्होंने अपॉइंट किया है, बट थोड़ा जल्दी करना चाहिए था। अब इनके पास क्योंकि 24 आवर्स बस हैं प्रिपेयर करने के लिए। अब यहाँ पे राइटर का कहना है कि जो सिचुएशन है वो Q1 डेटा के बेसिस पे, जो Q1 क्वार्टर फर्स्ट का जो डेटा आया था जीडीपी का, उसमें शो कर रहा था कि 23.9% जो है वो 23.9% जो है डेटा में कॉन्ट्रैक्शन हुआ है जीडीपी के डेटा में। तो और साथ ही साथ जो इन्फ्लेशन है वो 6% की जो टाइमलाइन थी 2+4 जो रिज़र्व बैंक और फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बनाई थी कि जो इन्फ्लेशन है वो 2% से कम नहीं हो सकता, 6% से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो उसके बेसिस पे MPC तो बनाई गई थी, लेकिन गवर्नमेंट ने उसका काम जो है उतना अच्छे से नहीं किया। तो इसके बेसिस पे ये न्यूज़ है। अब नेक्स्ट न्यूज़ इज़ कि जो CAG है उससे बोला गया है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, जो CAG है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, उनसे जो कर्नाटका की पब्लिक अकाउंट स्टेट लेजिस्लेचर की जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है उसने CAG को बोला है कि स्पेशल ऑडिट आप कीजिए, जो हमारे यहाँ पे जितने भी स्टेट्स में परचेस किए गए हैं 15 डेज़ के अंदर आप उसका स्पेशल ऑडिट कीजिए। जो भी उन्होंने इक्विपमेंट परचेस की हैं कोविड-19 के बेसिस पे, तो इसके बेसिस पे यहाँ पे राइटर ने बताया है कि ये बहुत ही अच्छी बात है अगर गवर्नमेंट खुद आके ऐसा कर रही है, और हाईलाइट द रोल ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ नेशनल ऑडिट ऑफिस, जिससे कि नेशनल ऑडिट ऑफिस का अनयूजुअल टाइम्स में भी बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस यहाँ पे बताया जा रहा है। अब जो कैग है उससे ऑडिट करने का बोला गया स्टेट गवर्नमेंट के स्टेट डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फंड का, और जो गवर्नमेंट है उसने SDRF फंड का यूज़ किया है अलग अलग चीज़ों को फाइंड करने के लिए। अब यहाँ पे अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रिफ्ट, द पॉलिटिकल एलिगेशन दैट फंड्स ऑफ द ट्यून 2000 करोड़, कर्नाटका में 2000 करोड़ के जो फंड्स हैं उसको परचेस करने के लिए यूज़ किया गया, ऐसा एलिगेशन है कि वो इन्फीरियर क्वालिटी के जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है, किट्स है, वेंटिलेटर्स हैं, ये सब परचेस किए गए। तो उसके बेसिस पे अगर गवर्नमेंट में वापस से ट्रांसपेरेंसी जो है, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, इफेक्टिव सर्विस डिलीवरी एंड कंप्लायंस लेके आना है, तो उसके बेसिस पे ऑडिट करना बहुत ज़रूरी है। और ये टाइम टू टाइम CAG के पास ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट भी है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि CAG जो है वो उसका विच आर्टिकल रिलेट टू CAG इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन। CAG जो है वो इंडिस्पेंसेबल, इनएक्सेप्टेबल जो है, उसके पास कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैट्यूटरी मैंडेट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, अफेक्टिव सर्विस डिलीवरी जो है वो रखे। अब यहाँ पे इसके बेसिस पे ये बात की गई है कि जो CHSH है और जो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस हॉस्पिटल्स हैं उनका भी ऑडिट किया जाना है। इससे जो उन्होंने जो भी ड्रग्स हैं और इक्विपमेंट है उनको प्रोक्योर किया है वेलनेस सेंटर में, पॉलीक्लिनिक्स में। अब जो CHSH के बारे में लिखा हुआ है कि ये हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है 34.19 लाख बेनिफिशरीज़ को, और इंक्लूडिंग जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, पेंशनर्स हैं, MPs हैं, और 5113 करोड़ इसका जो है वो खर्च आता है। और ESI हॉस्पिटल्स और डिस्पेंसरीज़ जो हैं वो एश्योर्ड हेल्थ केयर प्रोवाइड करती हैं, इन्फेक्शन कंट्रोल एंड हाइजीन। अब ये CAG का जो वर्क है वो पीपल को इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है, एश्योरेंस प्रोवाइड करता है कि जो टैक्स पेयर्स हैं और पब्लिक हैं कि गवर्नमेंट के जो भी रिसोर्सेस हैं, जो भी फंड हैं, जो भी एसेट हैं,
वो फाइनेंशियली मतलब प्रूडेंशियली एज पर लॉ एंड रेगुलेशन आर सेफ गार्डेड, मतलब लॉ और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही खर्च हो रहे हैं। अब यहाँ पे इंडियन स्टार्टअप जो है वो ग्लोबल इंटरनेट जायंट्स के साथ क्या कॉप अप कर सकता है। यहाँ पे इशू क्या है? इशू ये है कि जो गूगल है उसने बोला है कि अगर आप जो भी सर्विसेज आप इन ऐप परचेसेस में दे रहे हैं, उन सर्विसेज के बेसिस पे आपको 30% जो भी आपको पैसे मिलेंगे वो आपको गूगल को फ़ी के तौर पे सबमिट करने पड़ेंगे, जो भी ऐप मेकर हैं उसको। अब ऐप मेकर का कंसर्न ये है कि उनका जो ऐप है वो एक लो इनकम कंट्री में अगर वर्क करता है तो लोग फ्री यूज़ ज़्यादा करते हैं, परचेस कम करते हैं, तो उसके बेसिस पे उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो ये सब दे सकें। और दूसरा कंसर्न है कि पेटीएम वाला जो इशू है, पेटीएम को गूगल ने उसके कुछ लॉस के बेसिस पे पेटीएम का जो ऐप है उसको 1 डे के लिए सस्पेंड कर दिया था। हालांकि वो बाद में वापस आ गया था, लेकिन उसके बेसिस पे भी पेटीएम ने बोला है कि वो एक मिनी ऐप स्टोर लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसके बेसिस पे ये पूरा इशू है। अब नेक्स्ट वन इज़ एफडीए जो है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो है यूएसए का, उसने बोला है कि जो भी वैक्सीन बनाई जाती है वो वैक्सीन सबसे पहले वैक्सीन बनाने के बाद उसका 2 मंथ का फॉलोअप प्रोसीजर होना चाहिए। जो थर्ड फेज़ है, थर्ड फेज़ में डाटा फ्रॉम थर्ड फेज़ स्टडी शुड इंक्लूड अ मीडियन फॉलोअप ड्यूरेशन ऑफ एटलीस्ट 2 मंथ, और ये जो 2 मंथ का जो ड्यूरेशन है वो कंप्लीट होना चाहिए। अब लेकिन अगर वैक्सीन लेट सपोज सितंबर में दी जाती है तो 2 मंथ फॉलोअप जो है वो नवंबर में ख़त्म होगा। और उसके बेसिस पे अगर देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने जो वोटर्स को लुभाने के लिए बोल दिया है कि इलेक्शन से पहले ही सभी को, 3 नवंबर को वहाँ पे इलेक्शन है तो उसके पहले ही सभी को वैक्सीन दे दी जाएगी। तो उसके बेसिस पे ये पूरा आर्टिकल है कि जो एफडीए है वो ट्रस्ट बिल्डअप की बात कर रहा है कि वहाँ पे 30% जो लोग हैं यूएसए में, उन्होंने बोला कि अगर वैक्सीन मुफ्त में भी मिलती है तो भी नहीं लगवाएंगे। तो इसके बेसिस पे अगर एफडीए आगे आ रहा है तो वो ट्रस्ट बिल्डअप के लिए आ रहा है, क्योंकि अगर वैक्सीन थोड़ा लेट भी लगती है और अगर वो सिक्योर होती है देन इट विल बी गुड फॉर द मासेस। अब नेक्स्ट है एनआईए अरेस्टेस 2 फॉर एलाइड एफिलिएशन। आप मुझे बता दीजिए एनआईए जो है वो कब बना था। देन नेक्स्ट वन इज़, यहाँ पे अब अपने लिए इम्पॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। देन गवर्नमेंट जो है वो फैसिलिटीज़ को मैप कर रही है कि कैसे स्टोर करेंगे वैक्सीन्स को, उन्होंने वर्क करना स्टार्ट कर दिया है। और कोल्ड चेन स्टोरेज फैसिलिटीज़ जो है वो अक्रॉस द इंडिया दे आर सर्चिंग। देन नेक्स्ट, दिस इज़ हाउ टीआरपी व्हाई इट इज़ मैनिपुलेटेड। जो टीआरपी है वो है टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट। तो इसके बेसिस पे जो है व्यूअरशिप को देखा जाता है। सिंपल टर्म्स में क्या होता है, जो भी टेलीविज़न को वॉच कर रहा है 1 मिनट से ज़्यादा उसको व्यूअर मान लेते हैं, और व्यूअर जो है वो 2 साल तक का हो सकता है। टारगेट रेटिंग पॉइंट होता है, और इसके बेसिस पे जो है उसकी जो भी एडवर्टाइज़र है वो रेवेन्यू देता है जो भी चैनल है उसको। अब इंडिया में जो टीआरपी है वो BARC रिकॉर्ड करता है अपने BRO मीटर की हेल्प से। जो ये BRO मीटर हैं वो 44,000 हाउस होल्ड्स के घर में लगे हुए हैं, जो ऑडियो वाटरमार्क के बेसिस पे उनका जो रिकॉर्ड है वो ले लेता है, और फिर वो जो पता कर लेते हैं कि कौन सा जो चैनल है उनके यहाँ पे चल रहा है, उसके बेसिस पे टीआरपी बना दी जाती है। अब यहाँ पे वर्ल्ड बैंक ने बोला है कि जो जीडीपी है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है 9.6, बट प्रीवियसली उन्होंने बोला था कि ये सिर्फ 3.2 ही कॉन्ट्रैक्ट करेगी, 3.2%, बट वो अब उन्होंने थोड़ा अपना दायरा बढ़ा दिया है। और फिर ये आईपीएल के बेसिस पे न्यूज़ है, ये अपने लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अब आंसर देख लेते हैं, जो क्वेश्चंस अपन ने डिस्कस किए थे उनके आंसर्स। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है वो है आईएमडी जो है उन्होंने टेस्टिंग यूज़ की है, ए ऑप्शन उसका आंसर है। वेदर फोरकास्ट थ्रू द सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष एंड मेहर, दे आर द 2 ऑफ द फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर बिल्ड फॉर वेदर फोरकास्टिंग इन इंडिया। अब नेक्स्ट जो है सेंट्रल जो जू अथॉरिटी के बेसिस पे ये क्वेश्चन था, इसका आंसर देख लेते हैं कि जो सेंट्रल जू अथॉरिटी जो है वो एक स्टैच्यूटरी बॉडी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज। 1992 में बनी थी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बेसिस पे। इसके जो मेंबर्स हैं एनवायरनमेंट मिनिस्टर और 10 मेंबर सेक्रेटरी। ऑब्जेक्टिव्स होते हैं इसकी जो फंक्शनिंग है, प्रोवाइड करती है जूस को रेगुलेशन वगैरह। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।